हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यंग गर्ल यहाँ पे एने फ्रैंक है और उन्होंने ही ये डायरी लिखी है। वो काफ़ी कम उम्र की थी जब हिटलर ने जूस पे राज किया था, और जब वो जंग हार गए तब हिटलर का जब राज आया तब जूस को मारा जाने लगा। जितने भी वहाँ पे ज्यूस बचे हुए थे उन्हें भगाया जाने लगा और मारा जाने लगा अगर वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ऐसा था वहाँ पे हिटलर का राज। हिटलर जो था वहाँ पे काफ़ी क्रूरता भरा व्यवहार कर रहा था जूस के साथ। तो उस बच्ची पे उस वक्त क्या गुजरी, क्या हिटलर कर रहा था और वो बच्ची क्या सह रही थी और वहाँ के लोग क्या सह रहे थे, उसे एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर उस छोटी सी बच्ची उस वक्त, जो एने फ्रैंक छोटी सी थी, उस वक्त उन्होंने क्या लिखा अपनी डायरी में और कब इसे पब्लिश कराया गया। तो इस बुक को पब्लिश कराया गया 1947 में, डच में, जब हमें आज़ादी मिली थी। पहला पब्लिकेशन 1947 डच कंट्री में कराया गया, पर ये पॉपुलर हुई थी सेकंड पब्लिश से। 1952 में इसे रीपब्लिश कराया गया और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक हो गई। उनकी लिखी हुई यह डायरी जो कि बुक्स में पब्लिश हुई और इतना फेमस हुई। अब आइए इनके बारे में जानते हैं, एने फ्रैंक के बारे में। तो एने फ्रैंक का जन्म हुआ दोस्तों 12 जून 1929 में। कहाँ पे? जर्मनी में। और इनकी मृत्यु हो गई 1949 जर्मनी में ही। ये पहले रहा करती थी फ्रैंकफर्ट में और मरी तब थी बर्जिन बेल्सन में। इस स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों 12 जून 1942 में, जब एनी फ्रैंक का बर्थडे आया था। 13th बर्थडे में उन्हें अपने फादर के द्वारा मानी गिफ्ट में मिला था ये डायरी, जिसमें उनकी एक फ़ोटोग्राफ थी और पूरा पन्ना साफ था। अब ये जो डायरी थी ना दोस्तों, ये दी गई तो थी उनके फादर के द्वारा, लेकिन यह कोई सरप्राइज़ गिफ्ट उनको नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने ही यह डिमांड किया था कि मुझे एक डायरी चाहिए जिसमें मैं अपनी बातें लिख सकूं। और उनके फादर ने उसे डेकोरेट करके उस डायरी को नहीं दी। और उस डायरी में उन्होंने सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा, आई होप आई विल बी एबल टू कॉन्फाइड everything to you. As I have never been, you will be a great source of comfort and support. यानी वो कहना चाहती थी कि मैं विश्वास करती हूँ और मैं तुम्हें वह बातें विश्वास से बताऊँगी जो मैं किसी को नहीं बता सकी, और तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे सोर्स होगे, साधन होगे कि मैं तुम्हारी सपोर्ट से कुछ भी लिख सकूँगी और सबको बता सकूँगी, पर पहले मैं तुम्हें बताऊँगी। यह सेंटेंस उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और उसके बाद उन्होंने अपनी डायरी यानी कि अपनी आप बीती, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, अपनी लाइफ का, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया दोस्तों। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कैरेक्टरों के बारे में जान लेते हैं। तो जो फ़ोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे छोटी एने फ्रैंक है। उसके बाद उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, और उनके एक पिता थे ऑगोटो फ्रैंक, और एडिथ फ्रैंक नाम की उनकी माँ थी। अब इसमें जो डायरी वो लिखती हैं उसमें 13 साल की थी वो, और उन पे क्या उनका दिनचर्या था वो लिखना स्टार्ट करती है कि वो कैसा फील कर रही है। वो स्कूल जाती हैं तो कौन कौन से उनके दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, या कौन उनसे अच्छा व्यवहार करता है, कौन बुरा, सारी बातें वो इस डायरी में लिखा करती थी। इसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में भी लिखती हैं। तो ये जो फ्रैंक फैमिली थी दोस्तों, वो रहा करती थी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, और उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं नीदरलैंड में।
क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो जर्मनी में रहा करते थे वहाँ पे हिटलर का राज आ जाता है और वो ज्यूज थे। तो हिटलर जो था वो ज्यूज लोग को मार रहा था और इसी डर से वो उनकी फैमिली यानी कि फ्रैंक की फैमिली आ जाती है नीदरलैंड में। अब जब ये लोग यहाँ आ जाते हैं तो इनकी फैमिली में जो इनके फादर होते हैं ऑटो फ्रैंक, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने दिनचर्या यानी कि परिवार को चलाने के लिए। पर यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हिटलर यानी कि जर्मनी जो थी वो नीदरलैंड पे भी अटैक कर देती है और अब फ्रैंक फैमिली को बस यही बच गया था कि वो किसी तरह अपने आप को छुपा पाए, क्योंकि हर जगह हमला हो रहा था हिटलर का। अब इनको कहीं जगह ना मिला तो इन्होंने उसी कंपनी के नीचे एक बंकर में जाकर ये छिप गए और पूरी फैमिली वहीं पे रहने लगी। अब ये जब वहाँ पे छिपे तो इन्होंने देखा कि ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ एक और फैमिली भी वहाँ पे बंकर में छिपी हुई थी जिसका नाम था वैंग फैमिली। तो वैन फैमिली में थे मिस्टर वैन, मिसेस वैन और पीटर। मिस्टर वैन और मिसेस वैन वाइफ हस्बैंड थे और उनका एक बेटा था पीटर, और उनके साथ एक और आदमी रहता था जिसका नाम था आल्बर्ट ड्यूसले। अब ये सारे लोग किसी तरह बंकर में थे और वहाँ के जो लोग थे यानी कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग इनके लिए फूड लाया करते थे और इनके बंकर का नाम था द एनेक्स। वहाँ पे ये लोग रहा करते थे, वो लोग उन्हें फूड ला कर दिया करते थे और किसी तरह वो लोग उस बंकर में छुपके से रहा करते थे। इन्हें बाहर की जो न्यूज़ थी वो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही दिया करते थे उस बंकर में आ कर के। और एनेक्स यानी कि उनके जो बंकर था उसमें जो रहा करते थे वहाँ पे न्यूज़ भी वही पहुँचाते थे और वो लोग सिर्फ वहाँ के बाहर के न्यूज़ जाना करते थे। और जब वो लोग न्यूज़ जान जाते थे यानी कि फ्रैंक फैमिली और वैन फैमिली और अल्बर्ट ड्यूसले, तो वो लोग बेट लगाया करते थे बैठकर कि आगे देखना यह होगा। उनके पास कोई और काम था ही नहीं क्योंकि एम्प्लॉय सारा चीज़ ला कर दे देते थे, मेडिसिन, खाना और न्यूज़ भी ला कर दे देते थे। तो उस बंकर में बैठकर वो करते क्या, तो वो बैठकर बेट लगाते थे कि आगे देखना ये न्यूज़ आएगी। अब ये लोग जो बेट लगाते थे और अपना सुझाव देते थे, ये सब एनी के जीवन में प्रभाव पड़ रहा था। वो छोटी सी थी, 13 साल की, तो वो वही सीख रही थी जो वो करते थे और वही उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। और वो ये भी लिखती है कि मैं कितना अकेलापन महसूस कर रही थी, मुझे उस बंकर में बहुत बोर्ड फील हो रहा था क्योंकि मेरी माँ मुझसे उतना फ्रैंकली बात नहीं करती थी, वो सिर्फ जितना ज़रूरत होता था उतना ही बोलती। एने की माँ तो उससे नहीं बात करती थी पर उनके जो फादर थे वो काफ़ी मजाकिया थे, तो उनसे एने को थोड़ा अच्छा लगता था। पर ये जो मिस्टर वैंडन थे, मिसेस वैंडन और ये जो आल्बर्ट डसल थे, ये एने को सिर्फ डांटा करते थे कि ये मत करो, वो मत करो। इससे एने को अजीब महसूस होता था। एनी के फादर थोड़ी मजाकिया थे इसलिए वो थोड़ा अच्छा महसूस तो कर लेती थी, पर इनकी जो बहन थी वो भी इनसे काफ़ी कम बात करती थी। वो सोचती थी कि मैं एक स्मार्टर गर्ल हूँ, बड़ी गर्ल हूँ, तो मैं इस छोटी सी बच्ची से क्या बात करूँ, तो वो भी उससे बात नहीं करती थी। एनी का सिर्फ एक दोस्त था, वो उसके फादर थे और धीरे धीरे पीटर भी अब उससे बात करने लगा था, तो उसे अच्छा लगने लगा था एनी फ्रैंक को। पीटर से बात करते करते एनी फ्रैंक को कभी पता ही नहीं चल पाता कि कैसे वो उसके करीब खींची चली गई और अब उसे उससे प्यार भी होने लगा है। यानी कि एनी फ्रैंक और पीटर में अब लव होने लगा है। अब फ्रैंक को ना चाहते हुए भी यानी कि एनी फ्रैंक को या ना चाहते हुए भी उनकी फादर की बात माननी पड़ती है और वो धीरे धीरे पीटर से जिस तरह वो सामने आई थी उसी तरह वो धीरे धीरे उससे अलग भी होने लगती है और उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। उन दोनों में दूरियां होने के बाद एनी को
अब उसकी डायरी में ही फोकस करना है और वो वही करती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि जिस दिन ये डायरी तुम्हारी कोई पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर क्या बीत रही थी और हमारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म हो रहे थे और क्या क्या इस घटना से हमें सफ़र करना पड़ रहा था। अपने फादर की ये सब बातें सुनकर एनी फ्रैंक अपनी डायरी में और भी इंटरेस्ट दिखाने लगती है और कुछ कुछ ऐसी बातें भी इंटरेस्टिंग लिखती है जिससे कि जो रीडर होंगे उसके डायरी के उन्हें अच्छा लगेगा। अब एनी फ्रैंक यह भी कहती है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मैं जर्मन हूँ या नहीं। मैं जर्मनी में जन्मी पर अब मैं जर्मन की सिटीज़न हूँ ही नहीं। अभी वो हॉलैंड में है तो वो कहती है मैं हॉलैंड की भी नागरिक हूँ कि नहीं, मैं तो छुपती फिर रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ज्यूज हूँ तो मुझ पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। अब एनी फ्रैंक लास्टली अपने डायरी में एक डेट लिखती है 1 अगस्त 1944, क्योंकि इन्हें इनके बाद इन्हें अरेस्टिंग का डेट था दोस्तों 4 अगस्त। कहा जाता है कि जब एनी फ्रैंक लास्ट अपना लिख रही होती हैं यानी कि 1 अगस्त 1944 को, उसके कुछ ही दिन बाद किसी ने पुलिस को यह जानकारी दे दी थी कि एनी फ्रैंक की फैमिली यहाँ पे छुपी हुई है। और जैसे ही जानकारी मिलती है, हिटलर के द्वारा ऑर्डर किए हुए पुलिस आती है और पूरी की पूरी फ्रैंक फैमिली पे जुल्म ढाने लगती है। वो उन्हें पकड़कर मारने लगती है और अंतिम में उन्हें सब पकड़कर और ले जाया जाता है। पुलिस के पकड़े जाने के बाद इनकी फैमिली को बहुत ही क्रूरतापूर्वक एक कैंट में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे इन सब की मृत्यु हो जाती है सिवाय एक के, यानी कि उनके फादर एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक के। ऑटो फ्रैंक को ये जो डायरी थी काफ़ी सालों बाद मिली। उसके बाद उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने इसे पब्लिश करवाया। पब्लिश होने के कुछ वक्त बाद ही ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और एनी फ्रैंक का ये सपना पूरा कर दिया उनके पिता ने कि वो एक राइटर बनना चाहती थी। और इस डायरी से दुनिया को पता चला कि आखिर जर्मन्स ने जूस पर कितना अत्याचार किया है और उन पर क्या बीती थी। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब